नमस्कार क्लास। हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ जेई एनटीए अभ्यास ऐप पेपर नंबर 67। ठीक है, सवाल पढ़ते हैं उसके पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक है ना, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। अगर किसी प्लैनेट से आपने किसी ऑब्जेक्ट को उछाला है या फिर थ्रो किया है इनटू द स्पेस, या इस तरह का कोई भी सवाल जहां पर एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और उस पर ग्रेविटी लग रही है, तो ऐसे केस में सवालों को कैसे हल किया जाए उसकी एक ट्रिक है। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव मतलब जब टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाए। कैसी हो जाए? कंजर्व, यानी कि चेंज ना हो, है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। इट मींस दैट काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है that does not change. So suppose if I am talking about 2 points, let's say point A, which is at the surface of that planet, and point B, which is some point above the surface of the planet. इन दो पॉइंट्स पर हम काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं? हाफ एम वी वन स्क्वायर, अगर वेलोसिटी वी वन है। पॉइंट टू पर हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर, राइट। पोटेंशियल एनर्जी एट द 2 पॉइंट्स क्या क्या आ जाएगी? देखो, एट पॉइंट एट द सरफेस यानी कि ए, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम बाय आर वन, वेर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल एम इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। R1 is the distance between that point mass and the center of the planet. सेकेंड केस में यही डिस्टेंस R2 हो गया है। देखो, पहले R1 था, सेकेंड केस में R2 हो गया है। इसीलिए पॉइंट B पर, इस पॉइंट पर होने पर काइनेटिक एनर्जी तो आ गई थी, पोटेंशियल एनर्जी इज अगेन माइनस जी एम एम बाय अब की बार R2, वेयर R2 इज द डिस्टेंस इन द सेकेंड केस। अब इनका जो सम है, यानी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, दैट इज कांस्टेंट एट द 2 पॉइंट्स। मतलब वी कैन राइट के प्लस पीई, that is kinetic plus potential energy का sum remains constant, which means that at point 1 the sum is k1 plus u1, and at point 2 the sum is k2 plus u2। ये सेम है, ठीक, राइट। अच्छा, अब हम एक और फैक्ट जान लेते हैं। क्या? कि एस्केप वेलोसिटी क्या होती है किसी भी प्लैनेट के लिए? होती है अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन आर, वेयर कैपिटल एम is the mass of the planet, g is the gravitational constant, and r is the radius of that planet। ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई। ये क्लियर होने के बाद हम इस सवाल को पढ़ते हैं। सवाल क्या लिखता है? ये कहता है इफ द एस्केप स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2, मतलब वीई की वैल्यू दे दिया, एस्केप स्पीड की वैल्यू दे दिया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज पर सेकेंड, राइट। आगे क्या कहा जा रहा है? आगे कहा जा रहा है कि भाई इट इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड थ्राइस इट्स एस्केप स्पीड। मतलब एस्केप वेलोसिटी अगर वीई है तो 3ve से ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है आउटर स्पेस में। देखो यहाँ पर, आई विल ड्रॉ द डायग्राम ऑफ इट, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज प्लैनेट है और इस प्लैनेट के सरफेस पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसको हमने बाहर की तरफ प्रोजेक्ट किया विद स्पीड 3 टाइम्स द एस्केप वेलोसिटी। तो पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से, फार अवे फ्रॉम द अर्थ, फार अवे मतलब बहुत दूर, उसके लिए स्पीड कितनी होगी? बहुत दूर का मतलब क्या हुआ? जो अभी हमने यहाँ पर आप लोगों को एक बेसिक केस बताया ना, फर्स्ट केस, ये वाला जो केस बताया आपको, ठीक है। इस केस में जो R2 की वैल्यू है, मतलब डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, फार अवे लिखा है, मतलब कितना हो गया? ऑलमोस्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी, बहुत बड़ा, राइट। तो हम लिख सकते हैं
कि R2 ये जो फाइनल पॉइंट है B, है ना, इसके लिए जो R2 है वो लगभग इंफिनिटी हो गया है, मतलब इट्स अ वेरी लार्ज वैल्यू। R2 इज ऑलमोस्ट इंफिनिटी, ठीक है। और R1 जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट कोइंसिडेंटली, राइट, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पर, पॉइंट बी पर और पॉइंट ए पर, लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट मान लेते हैं इनको, इन पर आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालिए और बस उसको इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, देखो आंसर अपने आप आ जाए। पॉइंट 1 देखते हैं, है ना, यहाँ पर वेलोसिटी 3ve है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv², हम जानते हैं, और v की जो वैल्यू है वो 3ve है, ठीक है। डाल दिया, सब्स्टिट्यूट किया, और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी डाल देते हैं, -gmm/r। हाईएस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ mv², और हाईएस्ट पॉइंट पर जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, है ना, ये वाला पॉइंट बी, इसके लिए क्योंकि डिस्टेंस बहुत लार्ज है, तो R2 की वैल्यू देखो -gmm/r2, तो ये जो R2 की वैल्यू है ये बहुत लार्ज है या इंफिनिटी है, राइट। इस वजह से वन बाय विथ इंफिनिटी या एनीथिंग अपॉन इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो, तो gm अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा? जीरो, तो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया। क्लियर हुआ? फार अवे मतलब लार्ज डिस्टेंस, मतलब R2 की वैल्यू लगभग इंफिनिटी, इसीलिए आखिरी वाला जो टर्म है U2 वाला टर्म ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे देखो। अब बस सब्स्टिट्यूशन करना है इसमें, है कि नहीं, आंसर आ जाएगा अपने आप, करते जाओ। तो हम लोग यहां से देखो क्या लिख सकते हैं, ve² इज इक्वल टू 2gm/r लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए यहां से gm/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ve²/2, करेक्ट। सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, ये हो गया m/2, राइट, इंटू 9ve² माइनस m/2 इंटू 2gm/r। आप पूछ सकते हो सर ये कहाँ से आ गया 2? देखो मैंने 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया है बस यहाँ पर, क्या जादू करने के लिए, देखो अब आगे, है ना, इज इक्वल टू m/2, अपन इसमें एक मजेदार काम कर रहे हैं, इज इक्वल टू m/2 इंटू v², तो ये v² को जस का तस रहने दें। यहाँ पर मैजिक ये है कि अब अपन m/2 m/2 और m/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, इक्वेशन और सिंपल हो जाएगी। जितना सवाल को सिंपल बना दो ना उतना आसान हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो ये हो गया 9ve² माइनस ve² माइनस 2gm/r, और 2gm/r किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर मैं इसको एनसर्कल करता हूँ, है ना, किसके इक्वल है? बोलो भाई, ve²/2 के इक्वल है gm/r, और 2gm/r किसके इक्वल है? यहाँ पर अरे भाई देखो, इस इक्वेशन से मुझे क्या समझ में आ रहा है कि 2gm/r इक्वल है ve² के, तो इसको लिख लेते हैं अपन यहाँ पर v², राइट, दिस इज इक्वल टू v², तो v² becomes equal to 8ve², and therefore v is equal to under root of 8 ve², या इसको लिख लोगे ve√8, करेक्ट। ve की वैल्यू अपन जानते हैं, सवाल में देखो दी हुई है, ve इज कितना दिया है? 11.2, या सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट योर आंसर, है ना। आंसर आता है आई थिंक 31.7, ठीक है। कोई पूछ सकता है सर आपने √8 कैसे निकाला? सिंपल सी चीज है ना, देखो v इज इक्वल टू 2√2, 8 का मतलब है 2√2 टाइम्स ऑफ ve, है ना, ये अपना फाइनल आंसर है। इसको √8 इज नथिंग बट 2√2, और यहाँ पर ve की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
11.2, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 31.7 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर हो रहा है क्लास? राइट। एग्जैक्ट आंसर कभी कभी जरूरी नहीं है आप निकालो, लगभग आंसर भी आ जाता है, इवन दैट सफाइसेस। ठीक है, ऑल राइट, कूल क्लास, ग्रेट, आई होप इट्स क्लियर। एक बार चाहोगे तो अपन रिपीट कर लेते हैं। सवाल में हमने बस इतना ही किया, दो पोजीशंस दी हैं ए और बी, कोई भी ग्रेविटेशन से जुड़ा हुआ इस तरह का सवाल हो उसमें यही फंडा अपन लगाते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं, क्योंकि सिस्टम पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। अगर हमारा यहाँ सिस्टम सपोज ये बॉल है छोटी से, है ना, इस पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसीलिए जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है, हम टोटल मैकेनिकल एनर्जी को इसीलिए कंजर्व करते हैं। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पर जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम है दैट इज कंजर्व्ड। वो वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की हैं। इसके लिए कहा गया है क्वेश्चन में, वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब पॉइंट 1 इज 3ve स्क्वायर, राइट, वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, इनफैक्ट 3ve है ना, और यहाँ पर हमने v की जगह सब्स्टिट्यूट किया उसे, और फाइनली उस पॉइंट पर जहां पे हम पहुंचते हैं पॉइंट बी, यहाँ पर वेलोसिटी को अपन ने v ले लिया है। बस अब फंडा क्लियर है। जो हाई पॉइंट है, मतलब बहुत दूर, वहां पर हमने माना है कि R2 की वैल्यू कैसी हो जा रही है, इंफिनिटी, इसीलिए ये वाला टर्म जीरो। बस अब आपने सब्स्टिट्यूट किया एक एक करके एंड यू गेट द आंसर, राइट। सिंपल सवाल है, बहुत आसान है इस पे स्कोरिंग करना, आई एम श्योर आप कर लोगे। थैंक यू क्लास।